बिगिन विद द नेम ऑफ अल्लाह हू नेवर गोज़ अगेंस्ट हिज प्रॉमिसेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम फ्रेज़ और उसकी टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। और इससे पहले हम सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज़ के दरमियान डिफरेंस को देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेजेस होती क्या हैं बेसिकली, ताकि आप उसको डिटेल में स्टडी कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज़ तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और इनमें डिफरेंस ये है कि सेंटेंस जो है, सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मस्ट हैव अ कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग्स, जिसके अंदर कंप्लीट सेंस और मीनिंग का होना लाजमी है। और जो क्लॉज है वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके अंदर कंप्लीट मीनिंग हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और फ्रेज़ जो है वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच एक्ट्स एज वन फंक्शन ऑफ अ सेंटेंस। वो एक ही फंक्शन अदा करता है, जिस तरह एक सिंपल सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीन डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ये फ्रेज़ जो है एज अ सब्जेक्ट, एज अ वर्ब या एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन कर सकता है और इसको हम फ्रेज़ कहेंगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स एज वन फंक्शन ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस और क्लॉज के अंदर वर्ब इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज अ हार्ट इन द ह्यूमन बॉडी। वर्ब जो है इस कदर अहमियत का हामिल है जिस तरह के एक इंसान के जिस्म के अंदर दिल के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। एक वर्ब के बगैर कभी सेंटेंस और क्लॉज नहीं बन सकता। फ्रेजेस के अंदर वर्ब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और अब देखें इन एग्जांपल्स को। सेंटेंस की एग्जांपल है ही वॉज स्लीपिंग इन द रूम। अब इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है ही, स्लीपिंग उसका एक्शन है, वो सो रहा है, इन द रूम इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये एक कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस देता है। अब क्लास की एग्जांपल देखें। व्हेन आई एंटर्ड ही वॉज स्लीपिंग इन द रूम। जब मैं दाखिल हुआ। अब ये जो है यहाँ पर वर्ब है लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पा रहा, लेकिन ये फिर भी एक क्लास है और ये डिपेंडेंट क्लास है जो डिपेंड कर रही है दूसरी क्लास पर कि वो उसके मीनिंग को कंप्लीट करे कि जब मैं दाखिल हुआ तो क्या हुआ। ही वॉज स्लीपिंग इन द रूम, तो वो अंदर रूम के अंदर सो रहा था। तो ये जो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसके अंदर दो क्लासेस हैं, एक डिपेंडेंट और दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास। और अब फ्रेज़ को इन डेप्थ स्टडी करते हैं। इसके बाद हमें पता चल जाएगा कि फ्रेज़ बेसिकली होती क्या है और इसके कितने फंक्शन हैं और इसकी कितनी टाइप्स हैं। फ्रेज़ जो कि लफ्ज़ों का एक ऐसा मजमूआ है जो कि एज अ सिंगल यूनिट, एज अ वन फंक्शन सेंटेंस के अंदर यूज़ होता है। अब आपको इस एग्ज़ाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि एक सेंटेंस है, दे प्ले इन द ग्राउंड। दे जो है सब्जेक्ट है, प्ले एक वर्ब है यहाँ पर, और इन द ग्राउंड ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस के अंदर, कॉम्प्लीमेंट है और प्रपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके अंदर अब हम अगर इसे फ्रेजेस के अंदर लिखें, दे को अगर फ्रेज़ बनाते हैं, असलम विद हिज फ्रेंड्स। अब वो जो सारे थे वो दे था, असलम विद हिज फ्रेंड्स यहाँ पर एक यूनिट है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि सब्जेक्ट के तौर पर हम यहाँ पर लिखते हैं। प्ले को हम लिखते हैं और प्लेइंग। अब ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड बन जाता है और प्लेइंग मीन खेल रहे हैं, यहाँ पर ये एज ए वर्ब यूज़ होता है। और इन द प्लेन टाइडी ग्राउंड। अब ये जो इन द प्लेन टाइडी ग्राउंड जो है, सीधा साफ़ सुथरा ग्राउंड, इस ग्राउंड के बारे में मज़ीद हमने फ्रेज़ में लिख दिया है। अब ये जो फ्रेज़ हैं, तीनों फ्रेजेस, असलम विद हिज फ्रेंड्स, आर प्लेइंग, इन द प्लेन टाइडी ग्राउंड, ये तीनों एज अ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के तौर पर एज अ सिंगल यूनिट, एज अ वन फंक्शन काम कर रहे हैं। इनको बेसिकली फ्रेज़ कहते हैं। Now when you have learnt about the basic differences among the sentences, clauses and phrase, अब हम फ्रेज़ को इन डेप्थ डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं और इसकी टाइप्स को देखते हैं। नाउन फ्रेज़। डियर स्टूडेंट, नाउन फ्रेज़ एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसके अंदर एक नाउन और एटलीस्ट एक मॉडिफायर का होना लाजमी है, उस नाउन से एसोसिएटेड हो, उस नाउन से जुड़ा हुआ, और ये एज अ नाउन फंक्शन करता है एक सेंटेंस के अंदर, और ये एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूज़ होता है।
देखें एक सिंपल सेंटेंस है, दे लिव्ड इन कॉटेज, तो यहाँ पर दे एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है और कॉटेज जो है एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। अगर हम इसे एक फ्रेज़ में बदलें, दे को अगर हम लिखते हैं ही विद हिज फैमिली लिव्ड इन अ स्मॉल टाइडी कॉटेज। अ स्मॉल टाइडी कॉटेज जो हैं वो मॉडिफायर हैं कॉटेज के, और ये एक फ्रेज़ बना रहे हैं और इसे हम नाउन फ्रेज़ कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक कॉटेज जो है नाउन है और उसके साथ मॉडिफायर यूज़ हो रहे हैं। अब ये जो फ्रेज़ है एज एन ऑब्जेक्ट एक सिंगल यूनिट सेंटेंस के अंदर यूज़ हो रहा है और ये एक नाउन फ्रेज़ कहलाता है। ही विद हिज फैमिली एक और फ्रेज़ है जो कि एज अ सब्जेक्ट इस सेंटेंस के अंदर सिंगल यूनिट सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है और ये फ्रेज़ नाउन फ्रेज़ कहलाता है। और एक है वर्ब फ्रेज़, वर्बल फ्रेज़। इसमें ये होता है कि इस फ्रेज़ के अंदर एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो है वो मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो एक साथ मिलके एक फ्रेज़ बनाती हैं, एक यूनिट बनाती हैं और सेंटेंस के वर्ब के तौर पर यूज़ होती हैं। अगर एक मिसाल देखें, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर द लास्ट 2 आवर्स, कि वो पिछले 2 घंटे से खेल रहे हैं। अब हैव बीन और प्लेइंग जो है तीनों वर्ब आपस में मिलके एक ग्रुप ऑफ वर्ड हैं और ये एक फ्रेज़ है और यहाँ पर इस सेंटेंस में एज अ सिंगल यूनिट वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है। ये एक वर्बल फ्रेज़ है। एडजेक्टिव फ्रेज़। डियर स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव फ्रेज़ एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसके बारे में मज़ीद बताता है। It doesn't matter if it is in the beginning of the sentence or it is at the end of the sentence or even it is in the middle of the sentence. Its main purpose, its main function is to qualify the noun. अब ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा। मिसाल को देखें, द मूवी वॉज सरप्राइजिंगली गुड। अब ये जो सरप्राइजिंगली गुड है, इट इज़ एक्चुअली टेलिंग अबाउट द मूवी। सो दिस फ्रेज इज़ एक्चुअली क्वालिफाइंग द वर्ड मूवी, द वर्ड नाउन मूवी, then it's an adjective phrase here. सेकेंड सेंटेंस है, शी इज़ अ हाईली पैशनेट टीचर। अ हाईली पैशनेट जो फ्रेज़ है वो उस शी लड़की के बारे में बता रही है, तो ये एक फ्रेज़ एडजेक्टिव फ्रेज़ है जो कि मिडल में यूज़ हो रही है। योर ओवरली एक्साइटेड फ्रेंड इज़ डांसिंग। तुम्हारा बहुत ज़्यादा जोशीला जो दोस्त है जो कि पुरजोश है वो डांस कर रहा है, रक्स कर रहा है। योर ओवरली एक्साइटेड जो है यहाँ पर वो आपकी एक एडजेक्टिव फ्रेज़ है जो फ्रेंड के बारे में बता रही है। प्रेपोजिशनल फ्रेज़। डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि एक प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है एंड इट कंटेन्स अ नाउन इन इट। और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज़ जो है एक सेंटेंस के अंदर एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब फंक्शन करता है। अब एज एन एडजेक्टिव पता लगाने के लिए हम विच वन का क्वेश्चन करते हैं और एज एन एडवर्ब का पता लगाने के लिए व्हेन, व्हाई, हाउ एंड वेयर जब हम क्वेश्चन करते हैं उससे रिलेटेड, नाउन या वर्ब से रिलेटेड, तो हमें पता चल जाता है इफ़ इट इज़ एन एडजेक्टिव फ्रेज़ और एन एडवर्ब फ्रेज़। अब इन एग्जांपल्स को देखें। देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। अब इन फ्रंट ऑफ माई हाउस जो है ये एक prepositional phrase है just because there is a preposition in the start of this phrase and a noun house, a pronoun my। अब इसमें ये जो phrase है इससे question करें कि where is the garden? The garden is in front of my house, तो it means it is an adverb phrase। इसका function adverb है लेकिन ये है prepositional phrase। अब अगर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जाता है फंक्शन के एतबार से इसकी टाइप बताएं तो ये एक एडवर्ब फ्रेज़ है, और अगर ये कहा जाए कि स्ट्रक्चर के लिहाज से इसकी टाइप बताएं तो ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है। दूसरी एग्जांपल को देखें, प्लीज़ टर्न टूवर्ड्स द राइट। अब टूवर्ड्स द राइट, टूवर्ड जो है वो एक प्रेपोजिशन है, राइट एक रुख है दाईं जानिब, तो ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है। अब वेयर शुड आई टर्न, कहाँ मैं मूव करूँ? टूवर्ड्स द राइट मीन्स इट इज़ एन एडवर्ब। एडवर्ब फ्रेज़ का काम कर रहा है, यहाँ पर फंक्शन एडवर्ब का कर रहा है। और एक सेंटेंस देखें, प्लीज़ गेट द बुक अबव द कबर्ड। अब अबव द कबर्ड जो है ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है। अब अगर क्वेश्चन किया जाए विच वन
शुड आई गेट, मतलब कि मैं कौन सी बुक उठाऊं, तो जो बुक अबव द कबर्ड रखी हुई है वो उठाएं, तो विच वन एक एडजेक्टिव का क्वेश्चन होता है और ये यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव फंक्शन कर रही है। ये एक स्ट्रक्चर के लिहाज से प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है और फंक्शन के एतबार से ये एक एडजेक्टिव फ्रेज़ है। पार्टिसिपल फ्रेज़, डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि एक पार्टिसिपल से स्टार्ट होता है, वो चाहे प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल हो, और ये एक्सक्लूसिवली एज एन एडजेक्टिव सेंटेंस के अंदर काम करता है। अब जितने भी पैसिव सेंटेंसेस हैं उसमें आपने पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज़ जो है लाजिम तौर पर देखी होगी, क्योंकि उसमें पास्ट पार्टिसिपल ही यूज़ होता है। अगर हम एक सेंटेंस लेते हैं, फ्लड डैमेज्ड द तौसा सिटी, अगर इसका पैसिव बनाएं, तौसा इज़ सीवियरली डैमेज्ड बाय द फ्लड, तो यहाँ पर डैमेज्ड बाय द फ्लड जो फ्रेज़ है इज़ एक्चुअली अ पार्टिसिपल फ्रेज़। इसकी बिगिनिंग में डैमेज्ड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है और उसके बाद एक नाउन दिया हुआ है फ्लड। तो अगर आपको पार्टिसिपल, जेरेंड और इन्फिनेटिव, चूँकि अब हम आगे जेरेंड और इन्फिनेटिव फ्रेज़ पढ़ेंगे, इससे इन चीज़ों की नहीं समझ, तो एक मेरा लेक्चर है उसको जाकर आप ज़रूर देखें ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं, फिर आप इस फ्रेज़ को सही से समझ सकेंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, वो ज़रूर विज़िट करें और उनसे देख लें। और एक एग्ज़ाम्पल है, वी गॉट अ कॉल फ्रॉम माई अंकल टेलिंग अस द गुड न्यूज़। अब ये जो टेलिंग अस द गुड न्यूज़ एक यहाँ पर फ्रेज़ है। टेलिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, हमें अच्छी खबर देने के लिए मैंने एक अंकल की कॉल रिसीव की, सुनी। अब ये जो टेलिंग अस द गुड न्यूज़ जो है वो इस कॉल के बारे में मज़ीद बता रहा है और ये एक यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज़ है। पार्टिसिपल फ्रेज़ ही कहेंगे इसे, प्रेजेंट और पास्ट में सेग्रीगेट या डिवाइड नहीं करेंगे। और तकरीबन जितने भी पैसिव सेंटेंसेस हैं, एज आई टोल्ड यू दैट यू विल फाइंड द पार्टिसिपल फ्रेज इन इट। मिल्क इज़ ड्रंक बाय द कैट, ड्रंक बाय द कैट हेयर इज़ अ पास्ट पार्टिसिपल ड्रंक स्टार्टिंग वर्ड, और इसमें एक कैट जो नाउन है, ये एक पूरी फ्रेज़ पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज़ है। डू योर वर्क विदाउट मेकिंग अ नॉइज़, मेकिंग अ नॉइज़ जो है, मेकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अ नॉइज़ श्योर है, ये एक पार्टिसिपल फ्रेज़ है। पार्टिसिपल फ्रेज़ पढ़ लेने के बाद एक और टाइप होती है फ्रेज़ की, एब्सोलूट फ्रेज़। इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि ये पार्टिसिपल फ्रेज़ से कनेक्टेड, इंटरलिंक्ड है। अब देखें कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन पार्टिसिपल फ्रेज़ से पहले यूज़ हो और वो एक पूरी फ्रेज़ अंडरलाइन हो, तो वो एक एब्सोलूट फ्रेज़ होती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मिसाल से आपको समझ आ जाएगा। इट बीइंग अ हॉलीडे वी कुड नॉट वर्क। अब बीइंग अ हॉलीडे जो फ्रेज़ है वो बेसिकली पार्टिसिपल फ्रेज़ है। अब उससे पहले एक प्रोनाउन यूज़ हो रहा है इट, और अब अगर इस पूरी फ्रेज़ को देखा जाए, इट बीइंग अ हॉलीडे, तो ये एक एब्सोलूट फ्रेज़ होगी। दूसरी मिसाल देखें, द रेन हैविंग स्टॉप्ड वी इंजॉयड बोटिंग। अब द रेन जो है एक नाउन है, हैविंग स्टॉप्ड बेसिकली प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज़ है। द रेन, अब इससे पहले एक नाउन यूज़ हुआ है, तो ये पूरी फ्रेज़ एक एब्सोलूट फ्रेज़ होगी। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोलूट फ्रेज़। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं वो उस कन्फ्यूजन को भी दूर करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट है जेरेंड फ्रेज़। डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी फ्रेज़ है जिसके अंदर एक जेरेंड और कुछ उसके मॉडिफायर्स होते हैं, और ये एक्सक्लूसिवली, जिस तरह मैंने कहा था कि जेरेंड, चूँकि और पार्टिसिपल दोनों की कंस्ट्रक्शन जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब इनमें डिफरेंस ये होता है कि वो पार्टिसिपल एक्सक्लूसिवली एडजेक्टिव के तौर पर एक सेंटेंस में काम करता है, और जेरेंड फ्रेज़ जो है इसका काम एज अ नाउन है फ्रेज़ एक सेंटेंस के अंदर। अब देखें, मिसाल है, वॉशिंग द डिशेस इज़ एलेक्सेस चोर। अब एलेक्स का जो घर का काम है वो डिशेस धोना है। वॉशिंग द डिशेस यहाँ पर एज अ नाउन, और इसमें इस सेंटेंस के अंदर एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तो ये एक जेरेंड फ्रेज़ है। अब एक और मिसाल है, वेकिंग अप अर्ली हैज़ बिकम माई हैबिट। सुबह जल्दी उठना मेरी आदत बन चुका है। वेकिंग अप अर्ली, वेकिंग एक पार्टिसिपल है,
एक जेरेंड है और यहाँ पर एज अ नाउन इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये एक जेरेंड फ्रेज़ होगा। इसका फंक्शन एज अ नाउन है इस सेंटेंस के अंदर। इन्फिनेटिव फ्रेज़ ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है डियर स्टूडेंट जिसके अंदर एक इन्फिनेटिव और उसके साथ एक सिंपल वर्ब होता है जो कि एक नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का फंक्शन देता है एक सेंटेंस के अंदर। अब इसकी एग्जांपल देखें, टू रीड बुक्स इज़ माय हॉबी। रीडिंग बुक्स इज़ माय हॉबी अगर होता तो ये एक जेरेंड फ्रेज़ बन जाता। अब टू रीड है, चूँकि इन्फिनेटिव आपने पढ़ा हुआ है कि इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, तो ये स्टार्ट में टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है और ये एक एज अ नाउन इस सेंटेंस के अंदर यूज़ हो रहा है और ये है इन्फिनेटिव फ्रेज़। अब दूसरी मिसाल देखें, टू कीप हर सेल्फ कॉम शी ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर। उसने अपने आप को पुरसुकून रखने के लिए एक गिलास पानी पिया। अब ये जो फ्रेज़ है टू कीप हर सेल्फ कॉम, ये बेसिकली यहाँ पर एडवर्ब है। क्या करने के लिए उसने पानी पिया? अपने आप को पुरसुकून रखने के लिए पानी पिया। चूँकि ये इस पीने के बारे में मज़ीद मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पर एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है, लेकिन है ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज़ जस्ट बिकॉज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट हो रही है और उसके अंदर कोई नाउन या कोई सिंपल वर्ब यूज़ हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज़ अपोजिटिव फ्रेज़। डियर स्टूडेंट्स, अपोजिटिव फ्रेज़ एक ऐसी ग्रुप ऑफ वर्ड है, एक ऐसी फ्रेज़ है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन ऐड करती है या एक्सप्लेन करती है या इंट्रोड्यूस करती है। अब देखें कि ये फ्रेज़ बेसिकली एक नाउन फ्रेज़ ही हो सकती है। अब देखें सेंटेंस, इस्लामाबाद द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। अब द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ एक्चुअली डिस्क्राइबिंग अबाउट द सब्जेक्ट इस्लामाबाद, तो ये यहाँ पर एक अपोजिटिव फ्रेज़ है जो कि उसके बारे में एक्सप्लेन कर रही है कि वो क्या चीज़ है। मिस्टर अली द मैनेजर इज़ अ काइंड पर्सन। मिस्टर अली, उसके बारे में द मैनेजर जो फ्रेज़ है वो मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रही है कि वो मैनेजर है। ये फ्रेज़ एक पॉजिटिव फ्रेज़ है। टॉनी माय फेथफुल डॉग डाइड। अब ये जो माय फेथफुल डॉग है ये बेसिकली टॉनी के बारे में मज़ीद बता रहा है और ये पॉजिटिव फ्रेज़ है। यहाँ तक I hope that you all have learned many things about the phrases and their types, and if still you are facing any problem, if you think that something is not clear to you guys, then you may ask me in the comment section. I'll try to fix all these problems that you are facing, inshallah. See you in the next video. Allah Hafiz.